हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान। ठीक है, हमारा टॉपिक है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान। देखो, आपको मैं याद दिलाता हूं एक बात। एक व्यक्ति था जिसका नाम था दादा भाई नौरोजी। याद है ना, दादा भाई नौरोजी। और इसको कहते हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और हिंदी में कहा जाता है भारत के वयोवृद्ध नेता। ठीक है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था द पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक पुस्तक लिखी थी द पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ये पुस्तक लिखी थी 1868 में। कब लिखी थी? 1868 में। और इस पुस्तक में सबसे पहले इन्हीं व्यक्ति ने, दादा भाई नौरोजी ने, राष्ट्रीय आय के बारे में वर्णन किया था, राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था। और उस समय इन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करी, और राष्ट्रीय आय क्या पाई गई? 20 रुपए प्रति व्यक्ति वार्षिक। यानी एक साल में एक व्यक्ति औसतन 20 रुपए कमाई करता है। यह राष्ट्रीय आय की गणना। तो राष्ट्रीय आय की संकल्पना इंडिया में यहां से शुरू होती है। ठीक है, फिर बात आती है 1911 की। कब की? 1911 की। और 1911 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था फिंडले सिराज। क्या नाम था? फिंडले सिराज। इन्होंने भी क्या किया था? राष्ट्रीय आय की गणना की और अनुमान लगाया, और अनुमान लगाकर इन्होंने पाया कि राष्ट्रीय आय है वो 25 रुपए प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय भारत की इन्होंने मानी थी। किसने? फिंडले सिराज ने। और कब मानी थी? 1911 में। अब 1911 के बाद जो घटना आती है वो आती है 1925 की। 1925 में, और एक व्यक्ति था वी आर राव। कौन था? वी आर राव। इन्होंने भी राष्ट्रीय आय की गणना की, आंकलन किया, और इन्होंने बताया कि इस समय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 45 यानी 45 रुपए प्रति व्यक्ति है। लेकिन यहां तक क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना करने का कोई व्यवस्थित तरीका नहीं था। न तो हमारी सरकार थी और न ही हमारे नागरिकों की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती थी। ठीक है, तो ये तो था आजादी से पहले का राष्ट्रीय आय के बारे में इतिहास। अब देखो, 1947 को भारत आजाद हुआ। 1947 को इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत आजाद हुआ। तो भारत सरकार ने सोचा कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय की गणना की जानी चाहिए। हमारे देश में पता होनी चाहिए कि देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, लोग कितना कमाते हैं, और इससे देश की विकास का अनुमान लगाया जा सकता है, दूसरे देशों से तुलना की जा सकती है। तो सरकार ने ऐसा सोचा, और इस उद्देश्य के लिए
एक समिति का गठन किया गया, ठीक है, और उस समिति का नाम रखा गया राष्ट्रीय आय समिति। क्या नाम रखा गया? राष्ट्रीय आय समिति। और इसका गठन हुआ था अगस्त 1949 को। तो भारत सरकार ने अगस्त 1949 को एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था राष्ट्रीय आय समिति। और राष्ट्रीय आय समिति है ना, इसमें एक व्यक्ति को बनाया गया अध्यक्ष, और वो अध्यक्ष था पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। अब कई स्टूडेंट इस नाम को देखकर सोचेंगे ये तो कोई फॉरेनर था। अरे भैया, भारत आजाद हो गया तो फॉरेनर का क्या काम था? ये पीसी महालनोबिस इंडिया के जाने माने अर्थशास्त्री थे और पंचवर्षीय योजनाओं में भी इनका बहुत बड़ा योगदान आएगा। इनका पूरा नाम था प्रकाश चंद्र महालनोबिस। क्या नाम था? प्रकाश चंद्र महालनोबिस। तो प्रकाश चंद्र महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन अगस्त 1949 को हुआ। और अब इन समिति ने क्या किया? राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाए, कौन कौन से तत्वों को शामिल किया जाए, इस पर पूरा अध्ययन किया और 1951 में अपनी पहली रिपोर्ट दी। किसको दी पहली रिपोर्ट? सरकार को। और इन्होंने अपनी राष्ट्रीय आय का अनुमान बताया 246.9 रुपए प्रति व्यक्ति वार्षिक। ठीक है, आया समझ में? तो यह पहली बार राष्ट्रीय आय समिति है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान कितना लगाया था? 246.9 रुपए पर। अब देखो, इसके बाद है इन्होंने अपनी दूसरी रिपोर्ट दी थी। दूसरी रिपोर्ट, और दूसरी रिपोर्ट दी थी 1954 को। दूसरी रिपोर्ट कब दी थी? 1954 को। और इस रिपोर्ट में 1950 से लेकर 1954 के बीच की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। दूसरी रिपोर्ट में कौन से वर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था? 1950 से 1954 के बीच। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या राष्ट्रीय आय की व्यवस्था का सही प्रकार से काम शुरू हो गया था? नहीं हुआ था। तो अब क्या होता है, सरकार ने रिपोर्ट को देखा, जांचा, परखा, तो सरकार ने निश्चय कर लिया कि देश में एक ऐसा संगठन होना चाहिए, ऐसी संस्था होनी चाहिए जो राष्ट्रीय आय की गणना कर सके। और राष्ट्रीय आय की गणना करने के बाद राष्ट्रीय आय से संबंधित है वो जितने आंकड़े हैं वो सरकार को सुपुर्द करे और सरकार फिर जनता के सामने उनको प्रकाशित कर सके। तो इस उद्देश्य के लिए 2 मई 1951 को, ठीक है, एक संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम था CSO। एक संगठन बनाया गया, इसका नाम क्या था? CSO। और पूरा नाम है इसका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये संगठन बनाया गया था। क्या नाम था पूरा? CSO। स्थापना कब हुई इसकी? 2 मई 1951 को। पूरा नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या है? देश के लिए राष्ट्रीय आय की गणना करना और राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े हैं उनको प्रकाशित करना। कौन करता है राष्ट्रीय आय से संबंधित गणना? CSO। और ये ध्यान रखना, ये इतना सा टॉपिक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जूनियर अकाउंटेंट में ये प्रश्न कितने बार पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का अनुमान
कौन लगाता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। ये प्रश्न बहुत सारे कंपटीशन में पूछा गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब 1951 के बाद लगातार ये संस्था है इस कार्य में लगी हुई है, और ये संस्था हर साल हमारे देश की राष्ट्रीय आय की गणना करती है, राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़े तैयार करती है, और वो आंकड़े तैयार करके सरकार को सपुर्द करती है और राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है। तो आशा करता हूं ये राष्ट्रीय आय की का अनुमान के बारे में जो टॉपिक था समझ में आया होगा। अब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसमें 3 घटकों को शामिल करते हैं, वो है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तीसरा है तृतीय क्षेत्र। ठीक है, इन तीनों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको मैक्सिमम शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू। कितने मिनट की होगी?